आइए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में, अब इस चैप्टर का हम लोग एक तरह से लास्ट पार्ट ही पढ़ने जा रहे हैं। एक दो लेक्चर और बचे हैं इसके आज की क्लास के बाद। अभी तक हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था। फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारा ये ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरणी दाब, इसे हम हिंदी में कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमें जानना है, परासरणी दाब के बारे में हमें जानना है। इसको जानने से पहले हम क्या करते हैं, हम एक कॉमन प्रोसेस जो हम लोग जानते हैं बहुत दिनों से, बच्चे बहुत दिनों से ऐसे जानते होंगे, या कुछ बच्चे के लिए नया भी हो सकता है। हम एक प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ऑस्मोसिस। सबसे पहले हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस, परासरण। क्योंकि जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक ऑस्मोटिक प्रेशर समझने में दिक्कत होगी। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हम ऑस्मोसिस को समझे, परासरण की क्रिया को समझें। तो ऑस्मोसिस को समझने के लिए बहुत ही आसान सा काम हम लोग करते हैं, जिससे हम ऑस्मोसिस को आसानी से समझ सकते हैं। आइए करते हैं। मान लीजिए हम एक काम करें छोटा सा। हम क्या किए, एक टब ले ली। मैं देखा ध्यान से, हम एक टब ले ली। टब में हमने क्या किया कि वाटर फिल कर दी। अब इस टब में एक ऐसा कोई सबस्टेंस डाल देते हैं जो क्या हो जाए, इस वाटर में सोक्ड हो जाए। मतलब वो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले और फूल जाए। वैसा कोई सबस्टेंस, जैसे हम लोग रेजिन का यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए रेजिन जो है उसको हमने क्या किया, एक पतला सा रेजिन हम यहां पर इसमें डाल। ठीक है, इसके चारों तरफ अभी हमने क्या भरा, प्योर वाटर भर दिया। ये है आपका प्योर वाटर। ये हमने क्या रख दिया, ये हम रख दिया रेजिन। रेजिन क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। अब जरा देखिए ध्यान से, ये हमारा जो प्योर वाटर है, दैट मीन्स कि फिलहाल आप कह सकते हो कि यह डाइल्यूट है, और इसके रेस्पेक्ट में, प्योर वाटर के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, ये कॉन्सेंट्रेटेड। नहीं, ये हमारा तनु हो गया, और ये क्या हो गया हमारा सांद्र। ये डाइल्यूटेड हो गया, ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। तो हम यहां पर ये काम किए। एज रिजल्ट अगर ये हो जाए कि जैसे ही हम वाटर में इसको पुट करेंगे, इसमें इसको डालेंगे, रखेंगे रेजिन को, ये क्या होगा, ये अपने शेप को बड़ा करेगा। दैट मीन्स कि फूलना स्टार्ट करेगा। वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए इस शेप का होगा। ये सब कुछ कर दीजिए। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर जैसे हमने इसको डाला, क्या हो गया, फ्लो हुआ। किसका, इस वाटर मॉलिक्यूल का फ्लो हुआ। वाटर मॉलिक्यूल का क्या हुआ, फ्लो हुआ टुवर्ड्स द रेजिन। टुवर्ड्स द रेजिन क्या हो गया, इस वाटर मॉलिक्यूल का फ्लो हुआ अपने आप, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। हमने इसको नहीं करवाया, ये अपने आप हो गया। हम सिर्फ क्या किए, पानी लिए, पानी में हमने रेजिन को डाल दिया, बाकी का सारा प्रोसेस अपने आप हो गया। तो यही जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हुआ, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कहां से कहां तक, तो ये जो आपका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर अगर फ्लो हो वाटर मॉलिक्यूल का, या फिर आप कह सकते हो किसी सॉल्वेंट पार्टिकल का, तो वैसे कंडीशन में इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑस्मोसिस नाम देते हैं। तो आप यहां पर ऑस्मोसिस को डिफाइन कर सकते हो, कह सकते हो द स्पॉन्टेनियस
spontaneous flow of solvent particle from, नहीं क्या हुआ, सॉल्वेंट पार्टिकल का स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा, अपने आप हो रहा, कहां से कहां तक, तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से कहां, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो आप कह सकते हो द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम डाइल्यूट, लिख लीजिए, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू concentrated solution। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस के नाम से जाने, परासरण की क्रिया कहें। अब परासरण की क्रिया या ऑस्मोसिस की क्रिया जो होती है वो दो प्रकार के मेम्ब्रेन से होती है। वो दोनों प्रकार के मेम्ब्रेन जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। आप लोग बायोलॉजी के अगर स्टूडेंट हो तो आप इस वर्ड से अच्छी खासी जानकारी होगी आपको इस वर्ड के बारे में। जो हमारा सेल्स होता है, नहीं, वो सेल्स में एक मेम्ब्रेन पाया जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसका नेचर होता है कि वो क्या करता है, वो सेलेक्टेड चीजों को ही क्या करता है, अंदर आने देता है। तो यहां पर भी ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है या किसके थ्रू होता है, वो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर आप कह सकते हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि द spontaneous flow of solvent particle from diluted solution to concentrated solution by the help of क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये भी आप कह सकते हैं। तो आप ये बात जानिए, एस्मोसिस का मतलब क्या हुआ। एस्मोसिस का मतलब हुआ, परासरण का मतलब हो गया बाबू कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल है उसका मूवमेंट होना चाहिए अपने आप, किधर से किधर, तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। इसको हम फिर और भी दूसरे फिगर से भी समझने का प्रयास करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल हमने क्या किया, इस प्रोसेस, इस फिगर के थ्रू हमने यहाँ पर ऑस्मोसिस को डिफाइन किया कि द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज क्या, ऑस्मोसिस। मतलब परासरण वह क्रिया होगी जिसमें क्या होगा, परासरण वह क्रिया होगी जिसमें तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणुओं का गमन स्वतः हो, तो आप उसको क्या कहोगे, ऑस्मोसिस कहोगे। किसके थ्रू होगा, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का हिंदी होता है बाबू अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो उसके हेल्प से अगर फ्लो हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का, सॉल्वेंट पार्टिकल का, तो वैसे कंडीशन में आप उसे क्या कहोगे, ऑस्मोसिस यानी कि परासरण कहेंगे। ठीक है, कोई डाउट? आगे हम बात करते हैं फिर। अब यही जो आपके पास था, ये जो आपके पास है रेजिन वाला, हमने एग्जांपल लिया। अब मान लीजिए आप क्या करते हो, इसको और भी अच्छे तरह समझ सकते हो कि सर हम हमेशा डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड के प्रोसेस को ही क्यों कहेंगे। आगे भी आप इसको समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो समुद्र में जाते हैं नहाने के लिए, नहीं, एंजॉय करने के लिए। तो जो सी वाटर होता है वो तो कॉन्संट्रेटेड होता है, क्योंकि उसमें पहले से क्या होता है, सॉल्ट डिजोल्व होता है। नहीं, जो सॉल्ट है, जो नमक है, वो क्या होता है, उसमें डिजोल्व होता है, तो वो तो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। अब आप
कितना भी पानी पीते हो, अगर सी वाटर को पीते हो अगर, मान लीजिए अगर बाय द वे, तो आपकी प्यास नहीं बुझती। क्यों नहीं बुझती आपकी प्यास? क्योंकि वो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वहां पर जो आप पानी पी रहे हो, वाटर पी रहे हो, उसमें नमक घुला हुआ है। हम इसको इससे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम अपना एक सेल्स लेते हैं, लीजिए हम एक सेल की बात लीजिए, मैं हमारे पास एक सेल, या मान लीजिए कोई एनिमल सेल है, एनिमल सेल, और हम क्या किए, इसके चारों तरफ हमने क्या किया है, इस तरह से हमने इसको चारों तरफ पानी जैसे ही पिए, तो कौन सा पानी पिए हम, यहाँ पर सी वाटर लिए हैं। तो आप जब ये पानी पीते हो, नमक वाला पानी, तो क्या होता है कि यह सेल से ही वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। यहां पर जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल को ये जो सी वाटर है वो क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। बिकॉज सॉल्ट का काम होता है वो क्या करेगा, वाटर को अपनी ओर खींचेगा। तो यहां तो क्या हो गया कि आप पानी पिए लेकिन आपकी प्यास बुझी ही नहीं। आपने पानी पिया लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझी। क्यों नहीं बुझी? क्योंकि यहां पर तो नमक है, और नमक NaCl क्या करेगा, NaCl इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसलिए आप इस प्रोसेस को क्या कह सकते हो, यह प्रोसेस आपका ऑस्मोसिस नहीं हो। मतलब आपको यह ध्यान रखना है हमेशा कि डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ क्या हो, फ्लो हो सॉल्वेंट पार्टिकल का, तो ही ऑस्मोसिस होगा। अगर उल्टा हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, उल्टा परासरण कहते हैं, विपरीत परासरण कहते हैं। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है, ये हम लोग जानते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है। तो आप ये बात जान लीजिए कि आप क्या करते हो, समुद्र का पानी पी करके अपनी प्यास को नहीं बुझा सकते हो, क्योंकि आप पानी जो पियोगे वो क्या करेगा, वो आपके सेल में जो अवेलेबल है वाटर मॉलिक्यूल, उसको भी अपनी ओर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे हमने थोड़ी देर पहले रेजिन वाला एग्जांपल दिया था, तो रेजिन का एग्जांपल दिया था, तो ये इस तरह से फूल किया था, फूल गया था ना, वाटर मॉलिक्यूल था इसके चारों तरफ। तो अगर आप क्या करते हो, यहां पर NaCl का सॉल्यूशन डाल देते हो, क्या करते हो, यहां पर मान लीजिए आप क्या करते हो, NaCl सॉल्यूशन अगर डाल दिए, NaCl सॉल्यूशन अगर डाल दिए मान लीजिए, तब क्या होगा, तब ये फिर से अपने शेप में यह चिपटा हो जाएगा, फिर से ऐसा हो जाएगा, रिजल्ट ये आ जाएगा, ये यह फर्स्ट पोजीशन में था, ये सेकंड पोजीशन में ऐसा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल ही यहां से क्या हो गया, बाहर जाने लगा। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, यहां से बाहर जाने लगा। तो यहां पर क्या हो गया, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब क्या, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ अगर सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होने लगे तो अब उसको क्या कहते हो, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हो। तो ये दो प्रोसेसेस है बाबू। एक ऑस्मोसिस जब डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ हो, पार्टिकल का मूवमेंट, सॉल्वेंट पार्टिकल का, वो भी ध्यान रखना स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, अपने आप होना चाहिए। और अगर क्या हो, अगर कंसंट्रेटेड से ही क्या हो जाए, कंसंट्रेटेड से ही क्या हो जाए, डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ अगर मूवमेंट हो जाए, तो वैसे कंडीशन उसको क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो हम रिवर्स ऑस्मोसिस को भी अच्छे से यहां पर समझेंगे थोड़ी देर में। तो ये था आपका रेजिन वाला एग्जांपल, और आपने समुद्र का जो जल है उसका एग्जांपल देखा, सी वाटर का आपने एग्जांपल देखा, जिसमें आप क्या देख रहे थे, जिसमें आप देख रहे थे कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस के बारे में हम जान रहे थे कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस किसको कहेंगे। तो आपने समझा कि जब जब क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट किधर से किधर होगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से किधर होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। तो वैसे कंडीशन में आप उस प्रोसेस को क्या कहोगे, ऑस्मोसिस कहोगे। कोई डाउट नहीं। अब जरा इसको हम एक बार फिर से दूसरे फिगर से समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर को भी डिफाइन कर देंगे। देखते हैं, फिर हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस को भी समझेंगे। अब जरा देखिए, हम ध्यान से काम करते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे,
चलिए हम क्या किए, एक्सेल ले लिए, एक कंटेनर ले लिए, और इस कंटेनर में हमने क्या किया, बीचों बीच हम क्या करते हैं, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया। मान लीजिए ये क्या है आपका, ये है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लीजिए हमने लगा दिया। अब इसमें क्या करते हैं, हम एक में भर देते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। लीजिए हम भर देते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, और दूसरे भर देते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लीजिए भर देते हैं। भर दिया हमने, एक में डाइल्यूटेड भर दिया, दूसरे में क्या किया, कंसंट्रेटेड भर दिया। ऑस्मोसिस अभी हम बताया क्या कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल होगा, जो सॉल्वेंट पार्टिकल होगा, उसका फ्लो होना चाहिए कहां से कहां की तरफ, इधर की तरफ। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, ये अगर आपका क्या हो जाए, हम इसको मान लेते हैं कि ये आपका सॉल्वेंट पार्टिकल है, ये क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल है अगर, तो इसका फ्लो हो रहा है इधर से इधर की तरफ, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे बाबू, ऑस्मोसिस। देखना जरा ध्यान से, क्योंकि यहां से डाइल्यूटेड से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। डाइल्यूटेड मतलब क्या, डाइल्यूटेड मतलब क्या, जिसमें जल ज्यादा हो। कंसंट्रेटेड मतलब क्या, इसके एस्पेक्ट में जल कम होगा। जैसे मान लीजिए हम वाटर मॉलिक्यूल में क्या कर दे, वाटर मॉलिक्यूल में किसी सॉलिड पार्टिकल को घोल दे और उसकी मोलरिटी हो जाए 1m, कितनी हो जाए 1m, और यहां पर भी हम क्या कहें, वाटर मॉलिक्यूल में एक सॉलिड पार्टिकल को घोल दे और इसकी मोलरिटी हो जाए 5m, तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। तो मान लीजिए हम यहां मान लेते हैं कि ये 5m है और ये 1m, मान लीजिए या 1m सॉल्यूशन है या 5m सॉल्यूशन है, तो इसके रेस्पेक्ट में डाइल्यूटेड हो गया, इसके रेस्पेक्ट में कैसे हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। नहीं, इस सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में डाइल्यूटेड और इस सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, कंसंट्रेटेड। यहां पर जल ज्यादा मात्रा में है, जल क्या है, कम मात्रा में। तो वाटर मॉलिक्यूल हम मान लीजिए यहां पर सॉल्वेंट पार्टिकल को माना हमने, और सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो हो रहा है इधर से इधर की तरफ, मतलब डाइल्यूटेड से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ थ्रू एसपीएम यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस कंडीशन में आप इसे क्या कहोगे, ऑस्मोसिस कहोगे। ठीक है, अब जरा देखना ध्यान से, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर जानना है, जरा देखना ध्यान से। अब यहां से प्रेशर लग, चूंकि हम पार्टिकल को इधर से इधर की तरफ भेज रहे हैं ना, तो क्या होगा, ये कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। कितना प्रेशर लगाएगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक पिस्टन लगा देते हैं। हमने क्या किया, यहां पर एक पिस्टन लगा दिया। अब पिस्टन जब लगा दिए हम, तो क्या होगा बताइए, जब पिस्टन लगा देंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल इधर की तरफ जा रहा है अभी रेगुलरली नहीं, तो रेगुलरली स्पॉन्टेनियसली या क्या हो रहा है, इधर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है, तो धीरे धीरे इसका लेवल ऊपर होगा ना, इसका लेवल क्या होगा, ऊपर होगा, और लेवल ऊपर होगा तो पिस्टन को भी क्या करेगा, ऊपर की तरफ क्या करेगा, यह फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। हमको उसी फोर्स को कैलकुलेट करना है। अब ये फोर्स तो कैलकुलेट कर पाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि यह इंटरनल फोर्स है, हम यहां पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो करेंगे क्या, तो हम ऐसा एक काम कर ले कि हम ऊपर से एक प्रेशर लगा दें, मान लीजिए हम P प्रेशर लगा दें। अब अगर यह प्रेशर क्या हो जाएगा, इस प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि यह पिस्टन एक पोजीशन पर जाके रुक जाएगा, तभी तो स्थिर होगा ना। तभी यह जो प्रोसेस है वो क्या, इस प्रेशर का इस अंदर, मान लीजिए यह P डैश है, तो P डैश के इक्वल कब होगा, P डैश के इक्वल कब होगा, जब यह प्रोसेस रुक जाएगा। जब यह प्रोसेस क्या होगा, एक तरह से रुक जाएगा, हालांकि ये रुकता नहीं है, बाद में हम इस पर डिस्कस करेंगे। जब यह प्रोसेस क्या हो जाए, मान लीजिए रुक गया, मतलब क्या कि अब पिस्टन ऊपर जाना क्या हो गया, बंद हो गया, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यह जो प्रेशर है
या स्पीड एस के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसी प्रेशर को हम क्या नाम देंगे, इसी प्रेशर को नाम देंगे हम लोग क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी प्रेशर को क्या नाम देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब कि ऑस्मोसिस का प्रेशर प्रोसेस क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए यहां पर आप मान लीजिए क्या हो गया, रुक गया। तो जिस प्रेशर के कारण इस ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, रुक जाए, तो उसी प्रेशर को आप क्या नाम दोगे बउआ, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक हम डिफाइन कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, यहां पर द एक्सटर्नल प्रेशर by which osmosis process will stop is known as क्या, ऑस्मोसिस। यानी कि, और इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते, डिनोट करते हैं, कैपिटल पाई से। तो आप कह सकते हो यहां पर कैपिटल पाई किसके बराबर हो जाएगा, इस पी के बराबर हो जाएगा। कैपिटल पाई किसके बराबर होगा, इस पी के बराबर हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जिस बाह्य दाब के कारण परासरण की क्रिया रुक जाए उसी को क्या कहोगे आप, परासरणी दाब कहोगे। नहीं, जिस बाह्य दाब के कारण परासरण क्रिया क्या हो जाए, रुक जाए, उसी बाह्य दाब को आप क्या कहते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हो। तो हम कहते हैं द एक्सटर्नल प्रेशर बाय विच ऑस्मोसिस प्रोसेस विल स्टॉप इज नोन एज क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई डाउट? तो यहां पर हमने कैलकुलेट कर लिया पाई इक्वल टू क्या होगा, पी। अब जब तक हम इस पी का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तब तक पाई नहीं निकाल पाएंगे। तो हमको पी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई निकालना पड़ेगा। सॉरी, पाई निकालने क्या करना पड़ेगा, पी निकालना पड़ेगा। अब पी कैसे निकालेंगे, तो हम पी निकालने का दो तरीका सीखते हैं। पहला एक तरीका सीखते हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है, फिर हम लोग दूसरे तरीका पे बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं। यहां तक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। फिर भी अगर डाउट हो तो आपके पास ऑप्शन है, कमेंट करो भाई या फिर मैसेज करो, ठीक है। अब ये जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो यह प्रेशर होता है, नाउ हम बात कर सकते हैं, कह सकते हैं ये जो प्रेशर होगा ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। यानी कि कंसंट्रेशन में कौन सा, तो हम मोलरिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मोलरिटी की। तो हम कह सकते हैं कि यह पी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मोलरिटी के प्रोपोर्शनल हो गया। तो P मोलरिटी के प्रोपोर्शनल हो गया। और हमको पता है कि यह एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है ना। P क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। तो हमको यही पता है कि एंड Cm यानी कि आपका जो कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, यानी कि आप कह सकते हो मोलरिटी, ये भी क्या होता है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। नहीं, तो आप कह सकते हो कि इस कंडीशन में, क्योंकि हम पढ़े हैं कि अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो लिक्विड सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, और वैसे कंडीशन में मोलरिटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो आप इस तीनों को एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कर सकते हो। तो हो जाएगा सर P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Cm इंटू कितना हो जाएगा, T। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के टाइम साइन को हटाएंगे यहां पर, तो क्या आएगा, यह आ जाएगा सर P इक्वल टू एक कांस्टेंट लाते हैं S, फिर होता है यह Cm इनटू कितना हो जाएगा, T। S क्या होता है यहां पर, S होता है आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट। क्या होता है S जो होता है
यह होता है आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट। अभी तक हमने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा नहीं है, लेकिन इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट। और मैथमेटिकली क्या होता है, मैथमेटिकली ये जो आपका S होता है यह R के बराबर होता है। R से आप वाकिफ हो, R क्या होता है, R होता है आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट। तो इन जनरली हम S के जगह पर R को ही पुट कर देते हैं और लिख सकते हैं इसको, यहां से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर P इक्वल टू Cm। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, Cm यानी कि मोल्स पर लीटर, यानी कि हम इसको N/V लिख दें, कोई डाउट? तो N/V और S की जगह क्या लिखते हैं, R इंटू कितना हो गया T। तो देखिए ये एक फॉर्मूला आ गया जो आपने पहले ही पढ़ा है आइडियल गैस में। क्या पढ़ा आपने, PV इक्वल टू nRT। देखो तो वही आया ना, क्या आया, PV इक्वल टू nRT। अब यहाँ पर P जो होगा वो किसके इक्वल है, पाई के इक्वल। सो आप कह सकते हो यहाँ पर रेगुलरली कि पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/V RT, या फिर आप कह सकते हो पाई भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, NRT। पाई भी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पाई भी इक्वल टू NR इंटू। तो एक तो ये तरीका है आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का। यहाँ पे क्या होगा, पाई भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, NRT। यहाँ पे N क्या होता है बाबू, N होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। N क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बट ये ध्यान रखना, ये कौन सा मोल होगा, ऑब्जर्व मोल होगा, ऑब्जर्व मोड। अब ये ऑब्जर्व क्या होता है, ऑब्जर्व मोड जो हम आपको कल बताए थे पिछले लेक्चर में कि हम लोग वॉन्ट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर होगा। तो हम लोग वॉन्ट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया कि ये ऑब्जर्व मोल्स का क्या मतलब होता है, थ्योरेटिकल मोल्स का क्या मतलब होता है, वो वहां पर क्लियर हो जाएगा आपको। फिलहाल आप ये बात ध्यान रखेंगे, आप इस फॉर्मूला के हेल्प से क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूला के हेल्प से आप ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हो। कोई डाउट, यहां तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे आर का वैल्यू पता ही है सबको, फिर भी मैं लिख देता हूं एक बार फिर से आर का वैल्यू। चलो आर का वैल्यू कितना होगा, तो आर आप ले सकते हो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, यहां से आपको प्रेशर किसमें मिलेगा, पास्कल में। यहां से जो आपको पाई का वैल्यू आएगा वो किसमें आएगा, वो वैल्यू आएगा आपको किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और किसमें आएगा, पास्कल में। और आपको पता ही है कि 1 पास्कल इक्वल टू कितना हो, सॉरी 1 एटीएम इक्वल टू कितना होता है, 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। और यही 1 एटीएम कितना होता है, 1.013 बार के बराबर होता है ना। यानी कि आप कह सकते हो सर 1 बार कितना हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा सर 10 टू द पावर कितना, 5 पास्कल के बराबर। तो ये सब टर्म्स याद रखना, क्योंकि कैलकुलेशन में यूज करना पड़ेगा बार बार, तो जरूरत आएगा। दूसरा जो आर का वैल्यू होता है, आर इक्वल टू होता है बाबू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। तो एक ये भी वैल्यू होता है आर का, तो आप इसको भी ध्यान रखना। यहां से आपको प्रेशर किसे मिलेगा, एटीएम में किसे मिलेगा प्रेशर, यहां से आपको एटीएम में मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखना इस तरह से। जब आपको प्रेशर एटीएम में क्या है तो आप ये आर का वैल्यू ये रखना, जब आपको प्रेशर क्या है पास्कल में निकालने के लिए तो आर का वैल्यू ये रख देना। तो यहां से पास्कल में निकलेगा, यहां से किस में निकलेगा, एटीएम में निकलेगा। ठीक है, ओके। तो ये था, हमने एक तरीका जाना ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का। अभी हम लोग एक और तरीका जानते हैं, एक और तरीका जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम वो तरीका भी जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का, देखते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वॉन्ट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, और वॉन्ट ऑफ फैक्टर पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को करेंगे।
क्योंकि वहां से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब तक आप बॉन्ड ऑफ फैक्टर नहीं पढ़ते हो आपके आंसर डिफर हो जाते हैं रियल आंसर से। उसका कारण भी आपको समझ में आएगा जब बॉन्ड ऑफ फैक्टर पढ़ोगे। दूसरा जो प्रोसेस है सेकंड मेथड जो है वो ये है कि हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम फिर से एक कंटेनर ले लिए और इस कंटेनर हमने क्या किया, इस कंटेनर में मान लीजिए हमने क्या किया, इस तरह का एक कंटेनर ले लिया, इसमें रख दिया। देखना ध्यान से, यहां पर हम क्या किए, वाटर फिल कर दिए। यह जो बना हुआ है यह क्या है, यह जो कंटेनर का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो वही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है, सेमी, अच्छा इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं एसपीएम, ध्यान रहेगा इसमें क्या लिख देते हैं, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये है। अब हम करते हैं क्या, इसमें यह जो है इसमें हम सॉल्यूशन भर देते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भर देंगे। इसमें क्या भर दिया हम, इसमें भर दिया हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसमें हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भर दिया। अब सपोज कर लीजिए कि अब क्या होगा, अब तो पता है आपको कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है ये तो इधर की तरफ जाएगा, अंदर जाएगा ना, अंदर जाएगा तो होगा क्या रिजल्ट, यह धीरे 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 ऊपर की तरफ भरेगा। तो ये कुछ ना कुछ हाइट पर, अच्छा कुछ हाइट पर जाने के बाद ये रुक भी जाएगा, नहीं कुछ हाइट पर जाने के बाद क्या होगा, यह रुक जाएगा। रुकेगा क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए यह एच हाइट हो गया, अगर एच हाइट पर जाने के बाद यह क्या करेगा, डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। वह फोर्स होगा क्या, यह फोर्स होगा mg, जो आप फिजिक्स में पढ़ते ही हो, नहीं फोर्स कौन लगाएगा, mg। और यह क्या होगा, यह जब रुकने का मतलब क्या होगा कि यह mg जो होगा यह क्या होगा, इस प्रोसेस यहाँ पर इंटरनल प्रेशर जो आएगा उसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही प्रेशर ना, इंटरनल प्रेशर जो हम लोग ऊपर डाल रहे हैं, इस एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग क्या कह रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रेशर यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा सर रो जी एच, नहीं प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी एच। यहां पर एच क्या होगा, एच क्या होगा, हाइट ऑफ कॉलम। जो आपका ये कॉलम है इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। जी तो आपका ग्रेविटी कांस्टेंट है, और रो हो गया आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आपको मान लीजिए कि हाइट दे देगा तब भी आप क्या कर सकते हो, यहां से प्रेशर कैलकुलेट करोगे, और यही तो क्या होने वाला आपका पाई के बराबर। तो आप यहां से भी ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो, पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी एच। क्या हो जाएगा, रो जी एच। अगर आपको हाइट दे देगा क्वेश्चन में तो भी आप क्या कर सकते हो, यहां से रो जी एच के फॉर्मूला से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट क्या, तो यहाँ पर ये दो तरीकों से आप कर सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये था और दूसरा वो। एक और तरीके से हम कभी कभी क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करते हैं। वो कैसे, तो वो भी देख लीजिए। अच्छा देख लेते हैं पहले ऑस्मोटिक प्रेशर, तब लास्ट में रिवर्स ऑस्मोसिस को डिफाइन कर देंगे। एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों को याद करिए आप कि हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोग वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे तो हमें पता था कि मान लीजिए कि ये यहां पर अभी हमारे पास इस तरह से ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने लगा दिया, यहां पर हमने वाटर फिल कर दिया, मान लीजिए प्योर वाटर है ये, और हमने यहां पर एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रख दिया। आपको पता है कि इसका प्रेशर कितना है, पीओ, और इसका प्रेशर कितना है, पीएस। और हम लोग इनिशियली वी नो दैट क्या, हम पता है
कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जब ये इसका प्रेशर ज्यादा होगा, इसका प्रेशर कम है, तो यहां से पार्टिकल का फ्लो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा ना, कि नहीं होगा। इसका प्रेशर क्या है, क्योंकि पीओ ज्यादा है, हमको पहले पता है कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो एट सेम टेम्परेचर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर कम है, तो यहां से पार्टिकल्स का, सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होगा किधर की तरफ, पीएस, मतलब कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। और ऐसे कंडीशन में यह प्रोसेस क्या होगा आपका, ऑस्मोसिस। तो हमको क्या करना, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को क्या करना, रोकना। तो रोकने का क्या तरीका है कि इस पीएस को इस पीओ के बराबर करना होगा कि नहीं करना होगा। सोचना देना ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अभी जो प्योर वाटर आपके पास है, यानी कि जो सॉल्वेंट है इधर, प्योर सॉल्वेंट, इसका तो वेपर प्रेशर पीओ है, और इसका यह सॉल्यूशन है, इसका वेपर प्रेशर कितना है, पीएस है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं वेपर प्रेशर वाले कंडीशन पोर्शन में, जब लोग पढ़े थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वैसे कंडीशन में इसका प्रेशर ज्यादा, इसका प्रेशर कम, तो फ्लो होगा पार्टिकल, जिधर ज्यादा होगा, इधर हम दबा रहे हैं तो इधर से पार्टिकल का फ्लो इधर की तरफ होगा, इधर दबाएंगे तो फ्लो इधर की तरफ होगा। तो पार्टिकल का फ्लो इधर की तरफ हो रहा है। और ऑस्मोटिक प्रेशर हम कहें किसको, कि इस यह जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को रोक दे, वही क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो आप जरा सोचो कि एक दूसरे एंगल से हम सोच के देख सकते हैं, तो अगर इस पीओ का वैल्यू इस पीएस के वैल्यू के बराबर हो जाए, अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये तो फ्लो बंद हो जाएगा ना अपने आप। तो कब बराबर होगा, जब हम यहां पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड कर देंगे। उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। यानी कि अगर आपको इफ वी हैव टू equalize PO and PS, then if we want to equalize PO and PS, that means कि ऑस्मोसिस के प्रेशर को क्या करना चाह रहे हैं, स्टॉप करना चाह रहे हैं। देन वी हैव टू ऐड some external pressure to solution, यानी कि concentrated solution। नहीं तो हमें क्या करना होगा, यानी कि हमको पीओ को पीएस को पीओ के बराबर करना है, तो पीएस में क्या ऐड करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल प्रेशर ऐड करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, ये पाई। यानी कि ये जो पाई आया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो इसको कि सर द एक्सटर्नल प्रेशर exerted on solution to equalize pressure of solution to pure water। तो जो वेपर प्रेशर आपका है, यानी कि आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर जो ऐड कर रहे हैं इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। किसके लिए ऐड कर रहे हैं, तो इस पीएस का वैल्यू इस पीओ की वैल्यू के इक्वल करने के लिए। तो इस कंडीशन में इस एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग क्या नाम देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको अगर प्रासरणीय दाब को डिफाइन करना हो, तो आप ये भी कह सकते हो कि सर किसी विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाए, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, तो आप उसको भी क्या कहोगे, प्रासरणीय दाब कहोगे। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। आइए हम इस एक और डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या कर सकते हो, the external pressure exerted on
solution to equalize its pressure, its vapor pressure to vapor pressure of pure solvent that external pressure is known as osmotic. ठीक है, तो आप इसको क्या कहोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर कहोगे। अब जरा सोचो, कि हम क्या कर रहे हैं, यहां पर जो एक्सटर्नल प्रेशर डाल रहे हैं, इफ मान लो इफ कि P प्लस PS या ग्रेटर देन हो जाए PO, अब क्या होगा बाबू? सोचो जरा ध्यान से कि अगर यह P और यह जो PS हमारे पास है, इस दोनों का एडिशन अगर हम जो एक्सटर्नल प्रेशर डाल रहे हैं PSO और यह जो PS है, अगर इसका वैल्यू क्या हो जाए, इस PO के से इक्वल नहीं होकर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा? तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में ये जो फ्लो हो रहा था वो अब इधर की तरफ होने रहेगा, नहीं रहेगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ होने रहेगा। तो वैसे कंडीशन में इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या नाम देते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा परासरण या विपरीत परासरण कहते हैं। तो अब आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो रिवर्स ऑस्मोसिस को। कैसे? आपसे पूछा जाए व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, तो आप इसको इजीली डिफाइन भी कर सकते हो। कह सकते हो क्या कि when flow of solvent particle takes place from concentrated solution to dilute solution is known as, क्या नाम देंगे बाबू इसको? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ क्या हो जाए, सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होना शुरू हो जाए, तो आप उसको क्या कहोगे? रिवर्स ऑस्मोसिस कहोगे। यानी कि आप कह सकते हो कि जब विलायक के कणों का स्थानांतरण सांद्र सॉल्यूशन से तनु विलयन की तरफ होने लगे, तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहोगे? उल्टा परासरण कहते हो। ठीक है, तो ये आपके पास हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ाया, आपको हमने ऑस्मोसिस क्या होता है उसको पढ़ाया हमने आपको। अभी हमने आपको रिवर्स ऑस्मोसिस भी समझाया, फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को, इसके बारे में बात किया। तो ये हमारा था फोर्थ, हमारे पास जो था क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इस पर लोग डिस्कस किए। तो इस तरह से हम चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ चुके, लेकिन अब मेन काम बचा हुआ है अभी बाबू, वन टॉप फैक्टर पढ़ना बचा हुआ है। जब तक वन टॉप फैक्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक हम क्या कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो करेक्टली सॉल्व करने के मेरे पास क्या होगा तरीका कि हम क्या करें, वन टॉप फैक्टर को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वन टॉप फैक्टर ही पढ़ने वाले हैं। आपको ध्यान से पढ़ना है, इसको समझना है। अभी तक की बातों पर कोई दिक्कत हो तो बताना भी है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा रिवर्स ऑस्मोसिस। अच्छा, रिवर्स ऑस्मोसिस को हम लोग क्या कहते हैं पता है? इसी को हम लोग कहते हैं आरओ सिस्टम। जो आपका है वो यही होता है, आरओ सिस्टम। जो आरओ वाटर आप पीते हो वो यही होता है, आरओ वाटर। आरओ सिस्टम यही है आपका, ये सबसे प्योर वाटर माना जाता है आरओ वाटर को। तो आरओ सिस्टम यही है, रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस पे ही आरओ सिस्टम काम करता है आपका।
और आपको प्योर वाटर मिलता है। तो आप ध्यान रखेंगे आरओ वाटर जो होता है वो सबसे प्योर होता है। क्यों? क्योंकि इस मेम्ब्रेन को केवल वाटर मॉलिक्यूल ही पार कर पाते हैं। और जो भी आपके पास इम्प्योरिटीज होता है, आर्सेनिक होता है या फिर उसमें जो भी लेड होता है, वो सब आयरन पार्टिकल जो बहुत ज्यादा होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, वो इधर से फ्लो नहीं कर पाते। इवन बैक्टीरिया तक जैसे फ्लो नहीं कर पाता इधर। बैक्टीरिया भी इस मेम्ब्रेन क्या करता है, अक्रॉस नहीं कर सकता है, पार नहीं कर सकता है। इसलिए आरओ सिस्टम आपका क्या होता है, इसी पर काम करता है। और जो आरओ वाटर होता है वो सबसे प्योर वाटर माना जाता है। वो कारण यही है क्योंकि बैक्टीरिया भी वहां से फ्लो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर ही मिलने वाला है। इस कंडीशन में आप आरओ वाटर को यूज करते हो तो बेहतर पानी आप पीते हो। ठीक है, आइए तो हम इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। फिर अगले लेक्चर में लोग बात करेंगे वाटर फैक्टर पे। ठीक है, थैंक यू।